संजय भैया और मीरा भाभी के बारे में मैं आपके मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती, क्योंकि अब मैं भी आपके पोते दक्ष की तरह आपसे नफरत करती हूं। ये तू क्या कह रही है बेटा? तू मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही है? क्योंकि मैं आपकी सारी सच्चाई जान चुकी हूं। जान चुकी हूं कि आपके इस भोले और मासूम चेहरे के पीछे कितना घिनौना और काला सच छिपा हुआ है। और दादी, जिसकी खुद की जिंदगी झूठ, धोखे और लालच की कहानी हो, उसका सच की बात करना शोभा नहीं देता। अनुपमा, ये अनुपमा नहीं, ये मीरा बोल रही है। उसी ने तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है। मीरा ने तुझे जो कुछ कहा वो सच्चाई नहीं है बेटा। मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। सुन मेरी बात बेटा, सुन। एक मिनट दादी, आपको कैसे पता कि मीरा भाभी ने मुझे क्या बताया है? मैं जानती हूँ बेटा, वो तुझे मेरे खिलाफ करना चाहते हैं ताकि तू उनके मकसद के आड़े ना आए, इसीलिए वो भड़काते हैं तुझे। कीजिए दादी, भड़का तो आप मुझे रही हैं, मीरा भाभी नहीं। इसलिए हर बार आप मेरे रास्ते में आ जाते हैं, अलग अलग बहानों से मुझे अपने पास बुलाते हैं ताकि मुझे मोहरा बनाकर आप भाभी से बदला ले सकें। लेकिन एक बात याद रखिए दादी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी झूठ बोल लें, लेकिन मैं उन देवता समान भैया भाभी पर एक पल के लिए भी शक नहीं कर सकती। क्या? तेरे दिल में इतना सहर, इतनी नफरत भर दी उस मीरा ने मेरे खिलाफ? उस देवी ने आपके खिलाफ मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है। आप मेरी आंखों में जो नफरत देख रही हैं ना, उसकी वजह आप खुद हैं। क्या क्या नहीं किया आपने उनके साथ, उन पर जुल्म ढाए, उन्हें तकलीफें दी, यहाँ तक कि उनके खुद के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उनसे दूर कर दिया। क्या? और उसके बाद भी उस औरत की महानता देखी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने कभी आपसे नफरत नहीं की, आपको हमेशा मां समान माना। ऐसी हालत में भी आपको इस घर में रखा, आपकी सेवा की उन्होंने, और आप अब भी उनके खिलाफ इतना सब कुछ। कैसे दादी, कैसे हो सकता है कोई इंसान इतना खुदगर्ज, इतना पत्थर दिल? जरा सोचिए दादी, आसमान से जब दादाजी आपको देखते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, ये सच्चाई जानकर कि जिस औरत की मांग में उन्होंने खुद अपने हाथों से सिंदूर भरा, उसी ने खुद अपने ही हाथों से उन्हें मार डाला। और ये सब सिर्फ दौलत के लिए? क्या? मैंने अपने पति
नहीं नहीं, इतना बड़ा इल्जाम। वाह दादी, वाह। सिर्फ सच्चाई सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्होंने ये सब सहा है? मीरा भाभी और धनंजय भैया, पराया होने के बावजूद उन्होंने दक्ष को अपनी औलाद की तरह पाला है। और उसके बाद भी दादी आप उन्हीं पर कीचड़ उछाल रही हैं। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो आप अपनी गलतियों को सुधारकर मीरा भाभी और इस परिवार को अपना लीजिए। मैं जानती हूं दादी, भैया और भाभी का दिल इतना बड़ा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपको माफ जरूर कर देंगे। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकती तो एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, आइंदा मेरे सामने उन देवता समान भैया भाभी के बारे में कुछ मत कहिएगा, वरना मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठूंगी। देखा नारायणी देवी, मीरा का खेल। ना पत्ते हाथ में लिए ना दांव लगाया, लेकिन फिर भी सारी बाजी पलट कर रख दी। अनुपमा, अनुपमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और दादी, आप बाहर कैसे? तुम ठीक तो ना बेटा? चोट तो नहीं लगी? हाँ। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दादी बाहर कैसे आई? तुमने नहीं निकाला बाहर? नहीं भाभी, दरवाजा खुला हुआ था। क्या? दरवाजा खुला हुआ था? किशन, संजय, मदन। जी मैडम। दादी के कमरे का दरवाजा कैसे खुला हुआ था? तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि दादी के कमरे का दरवाजा का ख्याल रखा करो, और तुम लोग इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? आज अगर अनुपमा को कुछ हो जाता तो मैं दक्ष को क्या जवाब देती? हाँ? सॉरी मैडम, इस बार हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए इन्हें। ठीक है, लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ले जाओ दादी को अंदर। जी मैडम। चलो अनुपमा। चलिए माँ जी। कितनी सुंदर लग रही है रिधिमा। हाय हाय, राम झूठ ना बुलाए, हमारी इतनी स्वीट रिधिमा को तो लड़के वाले देखते ही रह जाएंगे। ऐसे राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र, हमारी रिधिमा है बड़ी किस्मत वाली है, नहीं तो 1000 वाट का बल्ब लेकर भी रजत जैसा मुंडा ढूंढने से नहीं मिलता। राम झूठ ना बुलाए। नानी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे गाड़ी बंगला नौकर चाकर, अरे किस चीज की कमी है उन्हें? एक बात की, पत्नी की, बस एक पत्नी की तो कमी है, और वो हमारी रिधिमा पुत्र पूरी कर देगी। और बस माया पुत्र 100 बात की एक बात है, और मुंडा सोना कुड़ी सोनी, फिर तो ये शादी होनी सो होनी है। और राम झूठ ना बुलाए, इस शादी को तो अब कोई रोक ही नहीं सकता। राम राम राम। ठीक कह रही हूँ माँ। माँ लगता है वो लोग आ गए। अब रिधिमा तो जल्दी से तैयार हो जा। तुम चलो मेरे साथ। रिधिमा तैयार हो जा। अरे वाह, आपने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है।
मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी पेंटिंग भी करते हो। लेकिन ये पेंटिंग है किसकी? देखने से तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। ये अग्रिम है या पापा? अरे हाँ, ये तो अग्रिम है, मैंने तो पहचाना ही नहीं। मामी तो बुद्धू है। हाँ हाँ, मामी तो बिल्कुल बुद्धू है ना? अग्रिम, आप पापा से बहुत प्यार करते हो ना? पापा जी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ। दीदी, ये आप? और तुम, मैंने कहा था ना तुमसे कि उस आदमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम। हाँ? दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? बच्चा है वो। नहीं अनुपमा, तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा इस घर पे अधिकार हो सकता है, लेकिन मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज तो तुमने ये गलती की है, लेकिन आगे से कभी ऐसी कोशिश भी मत करना, समझी तुम? चलो। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर मम्मी मुझे नहीं देती। मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि उस आदमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम। कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए ना, आइए आइए, बैठिए प्लीज। वेलकम वेलकम। मैं क्या जी, तन भाग हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। वैसे एक बात कहूँ मिस्टर कपूर साहब, हमें तो आपका रजत तो उसी दिन पसंद आ गया था जब आपके मुसेरी बहन की नंद ने आपके रजत की फोटो दिखाई थी हमें। मैंने तो माया पुत्र से कह दिया, भाई अब हमें अपने रिधमा पुत्र के लिए और कोई लड़का तलाशने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे हमारे रिधमा पुत्र तो लाखों में नहीं करोड़ों में से एक है। एक भी डिफेक्ट नहीं है उसमें। निकाल के दिखाओ डिफेक्ट, सीधी हिमालय पर्वत चली जाऊंगी ये सब छोड़ के। मैं राम झूठ ना बुलाए। माँ, रिधिमा की तारीफ कर रही हो या इन्हें डरा रही हो? ओहो सॉरी पुत्र सॉरी। वैसे सच कहूँ कपूर साहब, तो इसमें माँ की गलती नहीं है। हमारी रिधिमा है ही इतनी अच्छी। आपको पता है, माँ बाप अपने बच्चे को लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं, मगर मैं अपनी बेटी की बहुत इज्जत करती हूँ। अब आप खुद ही सोचिए कपूर साहब, जब एक माँ अपनी बेटी की इज्जत करती है तो वो बेटी कितनी गुणवान होगी, है ना माँ? बहन जी, अब इतनी तारीफें सुनने के बाद अब तो आप रिधिमा को बुला ही लीजिए। जी जरूर। अरे आ गए रिधिमा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटा। लीजिए आंटी। अंकल, चाय? मुझे याद आ गया कि मैंने पहले तुम्हें कहाँ देखा है। अरे भाई रजत, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी पापा, इसीलिए तो मैं कह सकता हूँ, जितनी तारीफ आपने इनकी सुनी उससे कई गुना ज्यादा तारीफ के काबिल है। मोहित वर्मा। मोहित वर्मा? ये कौन है मोहित वर्मा?
मेरा पुराना दोस्त है पापा, और इनका पुराना प्रेमी। और सिर्फ पुराना प्रेमी ही नहीं, बल्कि शादीशुदा प्रेमी। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह याद है कि ये लड़की किस तरह मोहित की जिंदगी में घुस आई, ये जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा है, उसके साथ अपना वक्त बिताया करती थी, अपने दिन भी और शायद अपनी रातें भी। रजत, रजत! एक्सक्यूज मी, आवाज को नीचे करके बात कीजिए। जिनके खुद के दामन दागदार होते हैं वो सर झुकाकर बात करते हैं। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? मुंह में राम नाम और हाथ में कंठमाला लिए झूठ बोलती हैं। ऐसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं अपने लड़के को कंवारा ही बिठा दूं। चलो जी। हाँ भाई, आओ बेटा, चलो। जी माफ कीजिए। हाथ मत लगाइए मुझे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी कुछ नहीं सुनना मुझे। सही कहते हैं लोग कि माँ बाप के पापों का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, और आज मेरे साथ यही हो रहा है। ये सब आपके पाप है जो आज मेरे सामने आ रहे हैं। रिद्धमा, आज तक आपने अनुपमा दीदी पर जो जुल्म ढाए है ना, वो सब आज मुझ पर आ रहे हैं। लेकिन गलती मेरी ही है। एक और बार आप पर क्यों भरोसा किया? लेकिन अब नहीं। आज के बाद मेरा रास्ता और आपका रास्ता अलग है, और आप भूल कर भी मेरे रास्ते पर मत आइएगा। क्यों बुढ़िया? कैसी लगी मेरी ये चाल? बड़ा यकीन था ना तुझे अपनी इस अनुपमा पर? यही थी ना वो तेरा आस का दिया जो मेरी लंका में आग लगाने वाली थी। लेकिन तू अब देखती जा कि तेरा यही ये दिया मेरी लंका में आग लगाने के बजाय उसे रोशन करता है। तेरी अनुपमा भी तेरे पोते दक्ष के तरह मीरा के माया जाल में फंस चुकी है। सुना नहीं तूने वो क्या कह रही थी? हाँ, वो कह रही थी कि भैया भाभी की मैं दिल से इज्जत करती हूं, और उनके ऊपर उंगली उठाने से पहले तुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं दक्ष के तरह अनुपमा को भी अपने हाथों की मुट्ठी में कर लूंगी, और मैंने कर लिया। वो वादा मैंने पूरा किया, और आज एक वादा और करती हूं तुझसे कि अगर तूने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करी तो मैं तेरी उम्मीद के साथ साथ तेरी जिंदगी भी खत्म कर दूंगी। वैसे तो हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें एक फ्री की सलाह देती हूँ। अपनी इस उम्र का लिहाज कर और ये सब फालतू की हरकतें करना बंद कर दे, क्योंकि अब ये सब जुल्म झेलने के लिए तुझे थोड़े ही दिन बचे हैं, बस 1 साल। 1 साल में हम सबको मुक्ति मिल जाएगी, तुझे मुझसे, मुझे तुझसे, और दक्ष को इस दुनिया से। बाय बाय। नहीं भगवान, ये तेरा न्याय नहीं हो सकता। मेरी आशाओं के दीप ऐसे नहीं बुझ सकते। तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते प्रभु। तुमने ही हर बार मुझे शक्ति दी है अधर्म से लड़ने की,
फिर ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? और कितनी परीक्षा लोगे प्रभु, कितनी? मैंने तुझसे कहा था ना क्योंकि अब मैं भी कि मैं आपके दक्ष की पोते तरह दक्ष की तरह अनुपमा को भी अपने हाथों की मुट्ठी में कर आपसे लूंगी। नफरत और मैंने कर लिया। सिल्वर ब्लू नहीं, ब्लैक शर्ट। दक्ष पे ये ब्लैक शर्ट अच्छी लगेगी। अनु, ये सब क्या कर रही हो तुम? वो आप बाहर जाने वाले हैं ना, इसलिए आपके कपड़े निकाल रही थी। अच्छा हो गया, थैंक यू। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अनु, मैं उन पतियों में से नहीं हूं जो अपनी पत्नी को गुलाम समझते हैं। जूतों से लेकर टॉवल तक हर चीज के लिए आवाज देते रहते हैं। मुझे तो ये सब सोचते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। और मुझे क्या पहनना है ये तुम कैसे फैसला ले सकती हो? हाँ, मैंने कभी तुम्हारी कोई चीज बाहर निकाली? और प्लीज मुझे कभी ऐसा करने के लिए कहना भी मत, क्योंकि पता नहीं कौन सी साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज निकाल लूंगा और फिर तुम ही पछताओगी। क्या पहनूं? एक सेकेंड ना। सिल्वर शर्ट, वेस्ट, जीन्स। और हाँ अनुपमा, एक और बात, मैं बराबरी में यकीन रखता हूं। दुनिया के लिए भले ही तुम मेरी पत्नी हो, पर मेरे लिए मेरी दोस्त हो। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? एक मिनट। हेलो, ओह हाय, एक्सक्यूज मी। हाँ। Hi Daksh, how are you? Cool as usual. And you? Hot like always. अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज रात को हम सब पार्टी के लिए जा रहे हैं। हाँ, आई नो कि तुम्हारी नई शादी हुई है और तुम्हारा आना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि दोस्त होने के नाते तुमसे पूछ लूं। क्या पता तुम आने में इंटरेस्टेड हो? You know, अमीशा, तुमने मुझे अपनी पार्टी में बुला के अपनी पार्टी को फ्लॉप होने से बचा लिया, क्योंकि दक्ष के बिना तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती ना। और जहां तक मेरी शादी की बात है, वेल यू नो कि मैं एक आजाद पंछी हूं और हमेशा रहूंगा अमीशा। और ये शादी, ये बीवी, ये मेरी उड़ान को नहीं रोक सकती। सो यू जस्ट वेट डार्लिंग, मैं अभी आया। बाय। भाभी आप बैठिए ना, भैया के साथ नाश्ता कीजिए, ये मैं कर देती हूँ। क्यों, तुम नाश्ता नहीं करोगी क्या? भाभी आप बस बैठिए। ये लड़की भी ना सारा काम खुद ही कर लेगी। देखना, मैं बस बैठे बैठे मोटी हो जाऊंगी। अरे वाह भाई, ये तो बहुत सेवा कर रही है, उसमें भी आपको शिकायत है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? मुझे शिकायत अपने लिए नहीं है, शिकायत मुझे इस बेटी के लिए है। अभी हाथों की मेहंदी ठीक से छूटी नहीं है और घर का पूरा काम संभाल लिया इसने। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आपको बताना ही भूल गया, आज मेरे एक खास दोस्त का बर्थडे है तो वहीं जा रहा था। अरे लेकिन आज चाइनीज डेलीगेट्स आने वाले हैं ना, और इस कंपनी के सीईओ होने के नाते आपका होना वहाँ बहुत जरूरी है। और आपको बड़ी बर्थडे पार्टी की। भैया प्लीज आज एक दिन संभाल लीजिए ना। और वैसे भी मैं उन चाइनीज से ऊंची सूची क्या बात करूंगा भैया। और एक्चुअली आप ही तो सब कुछ संभालते हैं, तो मेरे उस मीटिंग में होने से ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन दक्ष, हमको फॉरेन असाइनमेंट्स मिलेंगे वहां से। यू अंडरस्टैंड दैट? अरे हर वक्त बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं, जाने भी दीजिए ना उसे। आप सब संभाल लेंगे ना, फिर उसे क्यों परेशान करते हैं? ये भी कोई उम्र है सारा काम संभालने की? और हम दोनों तो हैं ही, जब तक हम जिंदा हैं
तब तक हम देख लेंगे, उसके बाद तो इन दोनों को ही सारी जिम्मेदारी संभालनी है। क्यों? अच्छा भाई, आप दोनों की बातों में मैं ना कभी जीता हूं ना कभी जीत पाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। और वैसे भी मुझे ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही। ओके, थैंक्स भैया, थैंक्स भाभी। बाय अनु। बाय। Enjoy yourself. अरे दक्ष अपनी चाबी यहीं भूल गया। अनुपमा बेटा, जाओ जल्दी से दक्ष को चाबी दे के आ जाओ। हाँ जी भाभी। दक्ष, आपके कार की चाबी। थैंक्स अनु, मैं तुम्हें भी ले जाना चाहता था, लेकिन अपने सारे मेल फ्रेंड्स के बीच में मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी को ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। ओके, बाय बाय। दक्ष, क्या हुआ अनु, कुछ कहना चाहती हो? वो कम ऑन अनु, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तुम मुझे कह सकती हो, क्या कहना चाहती हो बताओ। मैं बस कह रही थी कि आपको ऑफिस जाना चाहिए, भैया के बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए। वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है ना उनकी मदद करने का। तुम ठीक कह रही हो अनु, लेकिन क्या हम इसके बारे में कभी और बैठकर बात कर सकते हैं? मैं अपने दोस्तों को वादा कर चुका हूं, तो आज मुझे जाना होगा प्लीज। हाँ, ओके, बाय बाय। देखकर नहीं चला सकते। सर, गाड़ी लड़की की कार से टकरा गई। ओह माय गॉड। हुन तूने लड़की से पंगा लिया है बेटा, अब खैर बनाओ। कहां देखकर चलाते हो? बहुत गुस्से में। रिलैक्स, लड़कियों को गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बाहर निकलिए, आइए बाहर। आंखें की बटन, इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हें दिखाई नहीं दी? कहां देखकर चलाते हो गाड़ी? लिसन मैम। सुनाइएगा बाद में, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप देख रहे हैं आपके ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है? इतनी बड़ी गाड़ी सामने इसको दिखी नहीं और आकर टक्कर मार दी। ऐसे चलाता है जैसे ये कोई पार्किंग लॉट नहीं बल्कि फॉर्मूला 1 का रेसिंग कोर्स हो। लाइट टूट गई है, सारा पेन भी उतर गया है। एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं कब से बोली जा रही हूँ, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं? Are you understanding what I'm saying or not? जी आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोल रही हैं। समझ रहे हैं ना? तो फिर इधर आइए, देखिए आपके ड्राइवर की करतूत। मेरी लाइट टूट गई है, पेंट निकल गया है, करीबन 10,000 का नुकसान हो गया है, और ऊपर से जो मेंटल टॉर्चर है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती है। कूल मैम, कूल। देखिए, मैं जानता हूँ कि गलती मेरे ड्राइवर से हुई। जस्ट अ मिनट।
ये लीजिए। ये तो 25,000 का चेक है। मेरा नुकसान सिर्फ 10,000 का हुआ है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपका नुकसान सिर्फ 10,000 रुपए का हुआ, लेकिन आपको जो मेंटल टॉर्चर सहना पड़ा उसका क्या? आपके टॉर्चर की कीमत लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। गलती तो हुई है, प्लीज रख लीजिए इसे। एंड सॉरी वंस अगेन। सर, ये क्या किया आपने? इतने छोटे से नुकसान के लिए 25,000 रुपए दे दिया? गणपत, तुम नहीं समझो। खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती। इतने खूबसूरत चेहरे का दिल रखने के लिए 25,000 तो क्या, लाखों रुपए भी कम है, समझे? लेकिन क्या फायदा सर, वो तो चली गई और साथ में चेक भी ले गई। गणपत देखना, वो खुद मेरा पता ढूंढते हुए मुझ तक आई। वो कैसे सर? आपने कोई पता नहीं दिया और कोई फोन नंबर भी नहीं दिया। गणपत, तुम बोलते बहुत। देखना, कल वो खुद मेरा पता ढूंढते हुए मुझ तक आई। चलो। अग्नि, बेटा क्या कर रहे हो? मामी, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मामी, मुझे पापा से बात करा दो 2 मिनट्स प्लीज। बेटा, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, आपको भी और मुझे भी। प्लीज मामी। ठीक है, बस 2 मिनट। हाँ, नंबर बताओ। 99651। हाउ डेयर यू अनुपमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना, मेरे और मेरे बच्चे के बीच में कभी मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर ये सब कुछ करने की? दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो। मैं तो बस अग्रिम की खुशी के लिए। तुमसे किसने कहा कि मेरे और मेरे बेटे की खुशी का ख्याल रखो? तुम मेरे बेटे की सिर्फ मामी हो, उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। आज ये सिर्फ मुझसे छुपकर उस इंसान से बात करना चाहता था, कल उससे मिलने भी पहुंच जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और तुम, मैंने कहा था ना, कभी अपने पापा का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने। तुम्हें प्लीज दीदी, आपके और आनंद जी के रिश्ते के उलझनों को अग्रिम तो नहीं समझ सकता, मगर आप तो समझदार है ना। अनुपमा, मैं समझदार हूँ, इसीलिए उसे ये सब कुछ करने के लिए रोक रही हूँ। तुम क्या जानो, मैंने जो दुख और तकलीफें उस इंसान के साथ उठाई हैं, मैं अपने बच्चे को वो तकलीफ उठाने नहीं देना चाहती। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी, इसीलिए तुम्हें भी समझा रही हूँ, दूर रहो उससे। चलो। अरे अनुपमा, तुम कब आई? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। बस भाभी, अभी आई हूँ। क्या बात है अनुपमा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर? हाँ, वो आपसे एक सवाल पूछना था। अग्रिम है ना, वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है, तो फिर रुक्मणी उसे आनंद जी से मिलने क्यों नहीं देते? मैं समझ सकती हूँ तुम अग्रिम के लिए कितनी परेशान हो, लेकिन अनुपमा, जो कुछ भी हुआ उसमें रुक्मणी की ही गलती नहीं है। रुक्मणी और आनंद की लव मैरिज थी। आनंद एक मिडिल क्लास फैमिली के थे और रुक्मणी अपने भाइयों की प्यारी, नाज़ और नखरों से पली इस घर की राजकुमारी।
आनंद के लिए उसने इस घर के ऐशो आराम को ठुकराकर उसके एक छोटे से घर में रहने के लिए चली गई, एक नई दुनिया बसाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत पर किसी का जोर नहीं। रुक्मणी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी आनंद और उसके घर वालों ने रुक्मणी को अपनाया नहीं। वजह चाहे जो भी रही हो, रुक्मणी ने बहुत कोशिश की उन सबका दिल जीतने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। हर बार रुक्मणी का ही दिल टूटा। और एक दिन ये रिश्ता भी टूट गया। तब से रुक्मणी अग्रिम के साथ अकेली ही है। रुक्मणी इतनी पत्थर दिल नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी के हादसों ने उसे पत्थर दिल बना दिया है। बस यही है रुक्मणी की कहानी। शायद तुम समझ सकोगी। कूल मैन, कूल। देखिए, मैं जानता हूं कि गलती मेरे ड्राइवर से हुई। जी आई अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं। ये तो 25,000 का चेक है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपका नुकसान सिर्फ 10,000 रुपए का, लेकिन आपको जो मेंटल टॉर्चर हुआ उसका क्या? आपके टॉर्चर की कीमत लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। प्लीज रख लीजिए। एंड सॉरी वंस अगेन। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन चेक पर साइन नहीं किया। बेवकूफ बना के मुझे। ईशान खन्ना। Don't you worry, Mr. Ishan Khanna, because I will get you for this. इतनी देर हो गई और दक्ष, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अरे अनुपमा, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? भाभी, मैं दक्ष का इंतजार कर रही थी। इतनी देर हो गई, वो अभी तक आए नहीं। अच्छा जी, तो आपकी नींद आपके पति देव ने उड़ा रखी है। अरे भाई अनुपमा, वो आज अपने दोस्त के जन्मदिन पर गया। और तुम्हें पता है, दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तुम जाओ, जाकर आराम करो, दक्ष आता ही होगा। जी भाभी।
हाय। तुम जाग रही हो अभी तक? आप शराब पी कर आए? फाइन, मैं एकदम फाइन, परफेक्टली फाइन, आई एम परफेक्टली होश। संभालिए। मैं चल सकता हूँ, यू सी आई कैन वॉक। चल रहा हूँ, तुम भी चल रही हो। कमाल, ये पूरी दुनिया चल रही है, हम साथ साथ चल रहे हैं। वेरी गुड। आई एम फाइन, आई एम फाइन। चलिए कमरे में चलिए। कमरे में? ओके। अच्छा लिसन, डू यू नो कि कमरा जो होता है ना, वो कभी नहीं चलता है। मैं चलता हूँ, तुम चलती हो, पर कमरा कभी नहीं चलता है। संभाल के। you know why? You know why? संभाल के। पूछो ना, कमरा नहीं चलता है कभी भी। तो हमारा सारा प्लान चौपट करके रहेगा। और जरूर इसका यही रब देखा है। कल कहीं अनु के सामने हमारी असलियत बाहर आ गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे मेरा। 1000 बार मैंने समझाया उसको कि एक एक कदम फूक के रख, लेकिन समझता नहीं है वो। मैंने उसको कितनी बार समझाया कि अनु हमारे लिए वो सीढ़ी है जो हमें 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी की मालिक बना देगी। लेकिन ये तो, अरे कुछ करना पड़ेगा मेरा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दक्ष की लगाम कसनी ही पड़ेगी। अपने 20 साल की मेहनत को यूं पानी में डूबने नहीं दूंगी मैं। सिर्फ 1 साल बचा है। 1 साल हमारी तपस्या का फल मिलने में है। हाँ। और ये 1 साल में हमें एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रखना पड़ेगा। मैं कल ही बात करती हूँ दक्ष से। चलिए उस बेड पर चलिए। बेड क्यों नहीं चलता है? अनुज को बोलो ना इधर आए। ए बेड, कम हियर, कम हियर। मुझे यहाँ कौन लाया? वो कल रात आप बहुत नशे में थे, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। ये नींबू पानी पी लीजिए, सर दर्द चला जाएगा।
दक्ष, भाभी आप? तुम्हारा हाल पूछने आई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? कल रात का नशा उतरा या नहीं? तो अनुपमा ने कल रात की बात बता दी आपको? अभी तक वो वक्त नहीं आया दक्ष कि तुम्हारे बारे में मुझे गैरों से सुनना पड़े। आज भी मेरी आंखों में नींद तब तक नहीं आती जब तक तुम घर वापस लौटकर नहीं आ जाते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारा ये हाल देखा था। लेकिन भाभी ये कौन सी नई बात है? मानता हूं कल रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आप तो जानती है ना। मैं जानती हूँ दक्ष कि तुम्हारे जीने का यही तरीका है, लेकिन तुम दादाजी के प्यार को, उनके सपनों को कैसे ठुकरा सकते हो? उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस की है कि सिंघानिया की दौलत किसी गलत हाथों में ना पड़े, और फिर भी तुम। भाभी आप गलत समझ रही हैं। मैं दादाजी के सैक्रिफाइसेस को कैसे भूल सकता हूँ? अपनी नींद में भी नहीं भूल सकता। पर भाभी किसी लड़की के लिए आई कांट चेंज माई लाइफ स्टाइल। आई जस्ट लाइक टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। और आई डोंट लाइक अनुपमा भाभी। मैं तुमसे अनुपमा को प्यार करने के लिए नहीं कह रही हूँ, या तुमसे नहीं कह रही हूँ कि अपनी जिंदगी बदलो। बस सिर्फ एक साल के लिए दक्ष अपने आप पर कंट्रोल रखो। तुमको जो करना है तुम करो, बस इस बात का ध्यान रखो कि अनुपमा को ना पता चले। उसे खुश रखो, उसके दिल में अपने लिए इज्जत पैदा करो, ताकि एक साल के बाद वो अपनी खुशी से सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। और फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, जैसे जीना है जियो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। देखो दक्ष, तुम्हारे भैया और मैंने बहुत दुख उठाए। तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाए, बस हमारी यही इच्छा है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हमारी बरसों की तपस्या। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपकी मेहनत, आपकी चाहत को कभी बेकार नहीं जान दूंगा भाभी। पर आप प्लीज रोइए मत। आप जानती है ना भाभी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज। ओके भाभी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हमेशा अनुपमा को खुश रखूंगा। और रही कल रात की बात, यू डोंट वरी। ऐसी कोई लड़की तो है ही नहीं जो आपके देवर से ज्यादा देर तक नाराज रह सकती। यू नो दैट राइट? लेकिन अनुपमा और लड़कियों जैसी नहीं है। आई नो भाभी, मैं जानता हूं अनुपमा और लड़कियों की तरह नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसे मनाना कैसे है। आप बस देखते जाइए, कुछ ही देर में आपको अनु मुस्कुराती हुई नजर आएगी। गुड लक। थैंक्स। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं दक्ष के तरह अनुपमा को भी अपने हाथों की मुट्ठी में कर लूंगी, और मैंने कर लिया। एक साल में हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। तुझे मुझसे, मुझे तुझसे, और दक्ष को इस दुनिया से। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, न मीरा से न उसके जुल्मों से। अब तक जब मीरा की बुराइयों ने हार नहीं मानी, तो मैं और मेरा सच कैसे हार मान सकता है? मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है भगवान, पूरा भरोसा। जब धरती पे पाप बढ़ता है, तब तू इस धरती पे अवतार लेता है भगवान। लगता है मीरा के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं। मुझे माफ कर दे भगवान। एक पल के लिए तुझ पे से मेरा विश्वास हट गया था, क्योंकि बात मेरे दक्ष की थी।
लेकिन अब मेरे विश्वास की आंखें मुझे साफ साफ दिखा रही हैं। आज भले ही मेरा दक्ष प्रहलाद बनकर उस होलिका के गोद में बैठा है, पर उसके पाप की अग्नि मेरे दक्ष का बाल भी बांका नहीं कर सकती। पर नारायणी हार नहीं मानेगी, वो लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी। वो अपने पति के त्याग को साया नहीं जाने देगी, कभी नहीं, कभी नहीं। दक्ष, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। जब इंसान कोई गलती करता है तो माफी मांगने भगवान के पास ही तो आता है। भगवान जी, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। जी? जी क्या? यस, यू आर राइट। वैसे मैं भी यही सोच रहा था। वो भगवान जी से बात कर रहा था। सो वो कह रहे थे कि वो मुझे तब तक माफ नहीं कर सकते जब तक मैं तुमसे माफी नहीं मांग लेता। तो मैंने कहा कि यस शी इज राइट। मतलब जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक वो तो क्या, मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। अनु, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती है, मैं मानता हूं, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि फिर तुम्हें कभी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। प्लीज अनु। अनु, अनु, जैसे सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, वैसे अगर रात का भूला सुबह होश में आ जाए और माफी भी मांग ले तो फिर उसे भूला नहीं कहते। ये मेरा ओपिनियन है, वैसे तुम क्या कहती हो? मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया ना? थैंक्स अनु, थैंक यू सो मच। वैसे अब तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर मैं भी अपने आप को माफ कर ही देता हूँ, है ना? ये तो वैसे मेरा प्लान नहीं था खुद को माफ करने का। प्रसाद। ऑफिस से फोन है। आप बात कर लीजिए। हाँ। हेलो। हाय हैंडसम, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? What? What's wrong with you, Daksh? You okay ना? मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। So let's meet. असुविधा के लिए खेद है मैम, पर आज मैं आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि आज की सारी शाम मैं अपनी ब्यूटीफुल 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 वाइफ अनु के नाम कर चुका हूँ। आज मैं अपनी वाइफ को पहली बार डिनर पर लेके जा रहा हूँ, तो इसीलिए आज की हमारी मीटिंग कैंसिल। What? You know what you're saying, Daksh? I know what I'm saying. पर एक नए नवेले पति के लिए अपनी नई नवेली बीवी को डिनर पर ले जाने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है ना? इसीलिए आज शाम की हमारी मीटिंग कैंसिल। I'll speak to you later. Goodbye. What? Daksh, hello? ये ऑफिस वाले ना परेशान कर रहे थे। आप आरती ले चुके हैं? हाँ, लेकिन फिर से प्रसाद लेने का मन कर रहा है, इसलिए फिर से लीजिए।
माँ जी आपके लिए खाना। आज भी वो हमें अपना दुश्मन समझती है, इसीलिए वो बार बार तुम्हें अपने पास बुलाती है ताकि वो तुम्हें और दक्ष को हमारे खिलाफ भड़का सके। ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि मुझे दादी का वो मैसेज पढ़ लेना चाहिए था। जब दादी के हाथों इतना कुछ सहने के बाद भी भाभी उनकी इतनी इज्जत करती है, तो फिर मुझे क्या हक बनता है उनसे नफरत करने का। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा दिमाग कहता है कि मुझे भाभी की बात मानकर दादी से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब जब दादी की आंखों को देखती हूं तो मुझे लगता है
कि मुझे एक बार उनकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं?